हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक बल गतिकी चैप्टर नंबर 4 वह स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं। बल गतिकी यानी किसी भी रिएक्शन का जो वेग है उसके बारे में बात करना। तो रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें जो हम वेग संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। दोबारा सुने डेफिनेशन को। देखो, रासायनिक बल गतिकी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या ध्यान में रखना है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग एवं वेग संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बल गतिकी, यानी जो आपकी केमिकल्स रिएक्शंस होती है उनमें वेग और वेग संबंधी जितने भी नियम हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो सारा ही टॉपिक आपका रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि वेग कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं में वेग संबंधी व वेग जो है उनसे संबंधी नियम है उनको हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब बात आती है कि वेग ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है वेग जो है हम एक तो अभिकारकों के लिए ज्ञात करेंगे और एक उत्पादों के लिए। ठीक है, हमारा औसत वेग रहेगा यहाँ टॉपिक। तो सबसे पहले आपको कुछ यूँ बोल सकती हूँ, मैं नॉर्मल बातें जो है समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो सबसे पहले आप समझो कि मैंने कोई भी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, मैंने कोई भी रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट से आप क्या बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो। सभी को पता है आप रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन में आप रिएक्टेंट से क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना बातों को, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता। आप कोई भी अभिक्रिया शुरू करते हो तो शुरू करते वक्त आपके पास अभिकारक तो क्या है, सारा का सारा आपके पास अभिकारक ही होगा और उत्पाद आपके पास जीरो होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं, जिस कारण अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी होती जाती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। आई थिंक बात समझ आ रही होगी आपको। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट है। मान लो स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं, 10 है। आपके पास इसकी सांद्रता कितनी है, 10 है। प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी होगी, स्टार्टिंग में 0 होगी। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम बीता आपके रिएक्टेंट की सांद्रता हो जाएगी 8 और जो प्रोडक्ट है इसकी सांद्रता हो जाएगी 2। नेक्स्ट इसकी सांद्रता हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 4, ऐसी इसकी हो जाएगी आपकी 4, इसकी हो जाएगी 6। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 10। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। हम मान लेते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाला फेज है जब हमारे पास रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा है प्रोडक्ट सबसे कम है, वहाँ पर t बराबर हम मान लेते हैं 0 टाइम पर, यानी तब हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो t बराबर 0 रहेगा। फिर जैसे ही हमारा 1 मिनट बीत जाएगा तो हमारा अभिकारक जो है वो कम हो गया, उत्पाद बढ़ गया। t बराबर 2 पर क्या होगा, हमारा अभिकारक थोड़े और कम हो गए, उत्पाद थोड़े और बन गए। t बराबर 3 पर क्या होगा, अभिकारक और कम हो गए, उत्पाद थोड़े और बढ़ गए। और t बराबर 4 पर क्या हुआ, अभिकारक काफ़ी कम हो गए, उत्पाद काफ़ी बन गए। और t बराबर 5 पर क्या हुआ, अभिकारक पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, उत्पाद पूरी तरीके से बन चुके हैं। बिल्कुल इजी से हम समझाया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
बस इतना ही कहा है कि जब हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं, ये आप जनरली सोच सकते हो, अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अभिकारक जो होंगे वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, उत्पाद बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप रिएक्शन स्टार्ट कर चुके होंगे और आपके अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाएगी और उत्पादों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। अब यही से हम ज्ञात करेंगे वेग का फॉर्मूला, यही से हम ज्ञात करेंगे वेग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें वेग के फॉर्मूले के बारे में, तो जो वेग का फॉर्मूला होता है ना, जो वेग का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे आपको 2 टाइप से मिलेगा। वेग का फॉर्मूला आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर 2 मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपको अभिकारकों पर मिलेगा और एक आपको उत्पादों पर मिलेगा। समझना इसको कैसे, मैंने कह दिया कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। देखो, अगर हमें किसी की भी वेग ज्ञात करनी होती है, वेग कैसे ज्ञात करेंगे कि वो कितने समय में कितना परिवर्तित हो रहा है, कितने समय में वो कितना परिवर्तित हो रहा है, उसको वेग को बता रहा है ना। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कितने समय में, अगर अभिकारक की सांद्रता में बात करें तो कितने समय में कितना अभिकारक परिवर्तित हो रहा है, और अगर उत्पाद की बात करें तो कितने समय में कितने उत्पाद परिवर्तित हो रहे हैं। आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा, फिर रिएक्शन और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो नो डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। नेक्स्ट, अगर हम उत्पादों के संदर्भ में बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब देखो यहाँ पर इसको हम फॉर्मूले से कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम अभिकारक की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो देखो, हम कभी भी अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मतलब जो अंतर आ रहा है या जो परिवर्तन आ रहा है, हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम 2 चीज़ों को घटाकर दोनों में कितना अंतर आ रहा है उसी से ज्ञात करते हैं। यही ज्ञात करते हैं ना, कि जैसे मान लो कि हम कोई भी अगर चीज़ की बात करें, ठीक है, अगर हमें उस परिवर्तन ज्ञात करना हो या किसी में कितने चेंजेस हो रहे हैं वो ज्ञात करना हो, कितना डिफरेंस आ रहा है ये ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, अधिक मान में से कम मान को घटा देते हैं। घटाने के बाद दोनों के बीच का जो पर्टिकुलर अंतर है वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको कहा कि आपने कोई भी 2 वैल्यू फिक्स मान लेनी है, क्योंकि आपको क्या करना है, परिवर्तन कितना हो रहा है उसको ज्ञात करना है। अब मान लो मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा ये पॉइंट है इसको तो मैं मान लेती हूँ R1, इस वाले पॉइंट को मैं मान लेती हूँ R1, और मेरा जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं मान लेती हूँ R2, इसको मैंने क्या मान लिया, R2। जो R1 वाला आपका पॉइंट होगा उसके जस्ट सामने जो हमारा मान होगा T का, उसे हम मान लेते हैं T1, इसे हमने क्या मान लिया, T1। और जो R2 की जस्ट सामने की जो टाइमिंग होगी उसे हम मान लेते हैं T2, उसे हम क्या मान लेते हैं, T2। यहाँ तक बात क्लियर, क्योंकि जिस हिसाब से आप रिएक्टेंट का देख रहे हो तो उसी हिसाब से आपको समय का भी देखना पड़ेगा ना। तो रिएक्टेंट अगर आप इसको मानते हो तो इसके जस्ट सामने वाली जो टाइमिंग की वैल्यू है उससे आपने T1 मान लिया, और अगर इसको आप R2 मानते हो तो इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू को आप क्या मान लेते हो, T2 मान लेते हो। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे वेग का फॉर्मूला देखें तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने आपको क्या कहा कि भाई आपको घटाना है, आपको क्या करना है, माइनस करना है परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए। तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन में, अब परिवर्तन में लगा समय की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा T2 माइनस
P1। ये हो गया आपका इजिकल्स टू। जब इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो R2 क्या है आपके पास 2, माइनस में R1 क्या है आपके पास 8, अपॉन में T2 आपके पास कितना है 4, माइनस में T1 आपके पास कितना है 1 जी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपका आंसर आ जाएगा -6 अपॉन में प्लस का 3 आ जाएगा, यानी आपका आंसर जो रहेगा -2 रहेगा। आंसर जो रहेगा वो आपका -2 रहेगा। ठीक है, अब ये तो चलो हमने बात कर ली कि अभिकारक की। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सोचना आप, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे, जितना मान यहाँ आएगा उतना मान ही यहाँ पर आएगा, जितना मान यहाँ आएगा उतना मान ही यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितने वेग से अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है ना, उतने ही वेग से अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ आ रही होगी मेरी बात, कि जितने वेग से इसकी सांद्रता में कमी होगी उतने वेग से इसकी सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये आप अब देखो वेग की अगर हम बात करें उत्पादों के संदर्भ में, तो अगर आपने इस वाले वैल्यू को R1 माना है तो जस्ट इसके सामने वाले वैल्यू को आपने क्या मानना है P1, जस्ट इसके सीध वाले वैल्यू को आपने क्या मानना है P1, और इसको क्या मानना है आपने P2। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई भी 2 मान उठा लो, यहाँ पे कोई भी 2 मान उठा लो, यहाँ पे कोई भी 2 मान उठा लो, फिर हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कितनी कमी हो रही है कितनी वृद्धि हो रही है, हम तुलना नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात। तो अब देखो इसका मान अगर हम ज्ञात करते हैं तो वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब आपका यहाँ पे P है तो मैं यहाँ पे P से शो करूँगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा P2 माइनस P1। ये तो हो गया आपकी अब उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, अपॉन में T2 माइनस T1 होगा। अब P2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8, P1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, अपॉन में T1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और T2 की 4, तो T2 की 4 और T1 की 1 है, तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्लस चिन्ह वाला बड़ा है तो आ जाएगा 6/3, यानी आंसर आ गया 2। अब आप बोलोगे कि मैम ये सेम कहाँ हुआ, ये सेम कहाँ हुआ, ये तो प्लस का है ये तो माइनस का है ना। तो देखो यहाँ पर ये सेम ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने पहले इस चीज़ को नहीं देखना, आपने पहले इस चीज़ को नहीं देखना, आपने सिर्फ फॉर्मूला देखना है। अब आपको पता है कि अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी, अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी, और उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि। इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, उसके बाद 0। और उत्पादों की सांद्रता में क्या हुआ, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, जैसे जैसे मैं बातें बता रही हूँ उसको एक एक करके आप रिजर्व करो, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो रही है कमी और यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रहा है मान में। तो जहाँ कमी होती है फॉर्मूले के सामने वहाँ क्या लगा दिया जाता है, फॉर्मूले के सामने वहाँ माइनस लगा दिया जाता है, जो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर अभिकारकों के हम औसत वेग की बात कर रहे हैं तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है। और उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इस फॉर्मूले के सामने प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। ये प्लस चिन्ह है, ये बताता है कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। समझ आई बात। एक बार इसको मत देखो, एक बार सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करो। फॉर्मूले में क्या था, वेग, अगर औसत वेग हम बात करें अभिकारकों के संदर्भ में तो फॉर्मूला था अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय। और अगर हम इसकी बात करते हैं उत्पादों के संदर्भ में तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय। ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको कहा कि अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है तो फॉर्मूला में माइनस लग जाएगा। और उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लग जाएगा। क्लियर बात। अब उसके बाद यहाँ पर इस चीज को रखो, अब उसके बाद यहाँ पर इस चीज को रखोगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया आपका, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो आंसर क्या आपका आ गया, +2। आंसर क्या आ गया, +2। और ये तो आपका प्लस का है तो ये तो आपका +2 है।
अब मैंने आपको क्या कहा था कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात होगी क्लियर, दोनों का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें फॉर्मूले से फाइंड आउट करना होता है कि अभिकारकों की बात कर रहा है तो हमें फॉर्मूले में माइनस लगाना है, उत्पादों की बात कर रहा है तो हमें प्लस लगाना है। क्यों लगाना है ये आपको बेसिक बात मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि अभिकारकों में तो क्या हो रही है, कमी। ये माइनस चिन्ह किसको बता रहा है, सांद्रता में कमी को, और ये प्लस चिन्ह किसको बता रहा है, सांद्रता में वृद्धि को। और कमी हो रही है तो जब अपने छोटे मान से बड़े मान को घटाएंगे तो आंसर माइनस का ही आएगा, और फॉर्मूले में आए माइनस के कारण वो मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कारण से चाहे हम अभिकारकों के औसत वेग की बात करें, चाहे हम उत्पादों की बात करें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। यानी अगर आपने पर्टिकुलर एक फॉर्मूला याद कर लिया ना, पर्टिकुलर एक फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो हो जाएगा आपका काम। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वो अभिकारक का दे रहा है या उत्पाद का। समझ आ गई बात, बहुत इजी सा है टर्म। आगे इसके कुछ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, ये चीज़ जो है ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये आपका रफ वर्क है। क्या है, आपका रफ वर्क है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से यहाँ तक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये रफ है, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इससे आपको याद रहेगा कि माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ वृद्धि हो रही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला ज्ञात किया है, ठीक है, तो इसको हम कंबाइन कैसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला ज्ञात किया है जिसको कंबाइन कैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम वेग ज्ञात करते हैं ना, तो वेग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि ये जो वेग है, अगर हम अभिकारकों के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारा क्या था कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन यानी अपने बोल सकते हैं कि दोनों को घटाने के बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है ना, उसको हम डेल्ट से शो करते हैं। जब हम दो चीज़ों को घटाते हैं, घटाने के बाद जो हमारा तीसरा मान आता है ना, उसे हम डेल आर बोलेंगे। तो जो डेल आर है वो अपना क्या हो जाएगा, अपॉन में डेल टी, और यहाँ पर अपने इसको क्या लगा देंगे, अगर अभिकारकों की बात कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, और अगर उत्पादों की बात करते हैं तो अपने प्लस लगा देंगे। मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर हम कॉमन फॉर्मूले की बात करें तो कॉमन क्या बन जाएगा कि वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन में डेल टी। डेल सी का मतलब है, यहाँ पे सी किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को यानी सांद्रता को। ना तो ये अभिकारक को बता रहा है, ना ये उत्पाद को बता रहा है, ये दोनों को कंबाइंड बता रहा है। ठीक है, दोनों को सी के यहाँ पर अपने सांद्रता को बता रहा है, यानी कंसंट्रेशन को बता रहा है। अब आपको पता है अभिकारकों में भी सांद्रता होती है, उत्पादों में भी सांद्रता होती है। अगर फॉर्मूले के आगे प्लस लग जाता है तो वो अभिकारकों का बन जाता है, उल्टा बोलगी, अगर अभिकारकों के आगे माइनस लग जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, क्या कहते हैं, माफ करना, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, अगर आपके फॉर्मूले में आगे माइनस लग जाता है तो अभिकारकों को प्रदर्शित करता है, और अगर फॉर्मूले के आगे आपका प्लस लग जाता है तो वो उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यानी दोनों का जो कंबाइंड फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। क्लियर बात। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो माइनस चिन्ह है वो किसको बता रहा है, क्रिया कारकों की सांद्रता में जो कमी आ रही है उसको माइनस चिन्ह बता रहा है, और प्लस चिन्ह किसे बता रहा है, उत्पादों की सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है वो प्लस चिन्ह बता रहा है। आई थिंक यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो हमारे अभिकारक है और जो हमारे उत्पाद है उनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। तो देखना ग्राफ के बारे में, ये सारा तो आपने लिख लिया होगा, मैं रेस कर देती हूँ जल्दी से। अब हम बात करेंगे कि इस पे जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ रहेगा वो रहेगा कि अभिकारकों के लिए औसत वेग का ग्राफ। क्या है हमारा ग्राफ, अभिकारकों के लिए औसत वेग पर ग्राफ। देखो अगर हम अभिकारकों की बात करते हैं, ठीक है, तो देखना ग्राफ को ध्यान से देखना आप लोग, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये वाली जो रेखा है वो तो किसको बता रही है, टाइमिंग को। किसको बता रही है, तो
ये तो बता रही है आपकी टाइमिंग को, यानी जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन का मान यानी सांद्रता के मान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, पीछे जब मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था एकदम स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको कहा था कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, एज एग्जाम्पल समझाया था, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो जो रिएक्टेंट है इसकी सांद्रता कितनी होती है 10, धीरे 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 घटकर वो 0 हो जाती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है 0 को धीरे 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 बढ़कर 10 हो जाती है। ऐसा कुछ समझाया आपको मैंने। अब देखो यहाँ पर अगर हम अभिकारकों के लिए ग्राफ ज्ञात करेंगे, किसके लिए ज्ञात करेंगे ग्राफ? अभिकारकों के लिए। तो अभिकारक का मान स्टार्टिंग में क्या है? मैक्सिमम है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, यानी ग्राफ का मान जो होगा, ग्राफ का जो पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमारा अधिकतम बिंदु से होगा। यहाँ तक बात क्लियर? अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, जो ये वाला पॉइंट है वो अधिकतम बिंदु वाला पॉइंट है, यानी हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अभिकारकों, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो ये डेल्टा है ना, सॉरी ये आपके इस ब्रैकेट के बाहर होगा, पता नहीं, हाँ ये ऐसे होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पे जो करेक्शन था वो मैंने सही कर दिया। अब बात करते हैं आगे ग्राफ के बारे में। तो आपने देखा कि अभिकारकों की सांद्रता में धीरे धीरे क्या होती है? कमी होती है, कमी होती है। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा? अधिक मान से कम मान की ओर मूव करेगा, यानी इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। यानी ये जो मान है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है। आप मान लो कि ये जो एक पॉइंट है इसको तो आपने मान लिया P1, R1 सॉरी, इसको मान लिया R1, और R1 के जस्ट सामने जो आपका टाइमिंग रहेगा उसे आप मान लेते हैं T1, यहाँ पे मान लेते हैं अपने R2, और R2 के जस्ट सामने जो वैल्यू रहेगी उसे अपने मान लेते हैं T2। ठीक है, और R2 व R1 के बीच में जो अंतर है उसे अपने किससे लिखेंगे? उसे अपने लिखेंगे डेल R से, यानी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिखाई देगी यहाँ पर, वो किसका मान होगा? डेल R का। और जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो आपका किसके बराबर होगा? वो आपका बराबर हो जाएगा डेल T के। आई थिंक यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये स्पेस सा दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमारा जो मान होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि डेल R अपोन में डेल T। अब अभिकारक की बात कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह लगाना आपने नहीं भूलना। तो ये ग्राफ हो गया है अभिकारकों के लिए औसत वेग पर ग्राफ, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर माइनस में डेल C अपोन में डेल T हो गया। ये था आपका अभिकारक के लिए। अब हम बात करेंगे उत्पाद के लिए। तो मैं ये उत्पाद वाला यहाँ समझा देती हूँ आपको। ये तो आई थिंक आपने उतार लिया होगा, या जल्दी से आप इसका ऐसे करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करेंगे, अब जो हमारा ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा? तो अब होगा हमारा ग्राफ उत्पादों के लिए औसत वेग पर ग्राफ। अब हमारा क्या रहेगा? उत्पादों के लिए औसत वेग पर ग्राफ। तो यहाँ पर जो ग्राफ है इसको भी समझना, ये भी बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा, पूरा विश्वास है मुझे। तो ध्यान देना यहाँ पर। अब आपको पता है कि जैसे जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे वैसे वैसे टाइम में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन के मान में वृद्धि होगी। अब आपको पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो 0 से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ रहा था।
रिएक्टेंट में तो ग्राफ जो था वो अधिकतम मान से शुरू हुआ था और धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो 0 से शुरू हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब जो हमारा ग्राफ होगा वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 बिंदु से, और धीरे धीरे इसके मान में वृद्धि होगी। तो अब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बन गया ग्राफ। अब उसके बाद आपने जो बात ध्यान रखनी है, अब यहाँ पर आप कोई पॉइंट मान लो, उसे तो मान लेते हैं अपने P2। P2 के सामने जो मान आएगा उसे हम मान लेते हैं T2, और एक पॉइंट को मान लेते हैं अपने P1। P1 के जो सामने मान आएगा उसे अपने मान लेते हैं T1। यहाँ तक बात क्लियर। दोनों के बीच में जो अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर डेल P के बराबर, और यहाँ पर जो दो के बीच अंतर है वो बन जाएगा आपका डेल T के बराबर। वही बातें हैं, रिपीट हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस ग्राफ को अगर मैं यहाँ तक बढ़ाऊँ तो यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है। अब जो ये स्पेस आ रहा है इसका मान कितना होगा, अब ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा डेल P अपॉन में डेल T, ये किसका होगा, पॉजिटिव का, ठीक है। ग्राफ में बस इतना अंतर है कि अभिकारक में तो कमी हो रही है, अधिक से कम की ओर जा रहा है, और ये कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा औसत वेग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ यहाँ पर। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये प्लस का डेल C अपॉन में डेल T होगा। यहाँ तक बात क्लियर। आई थिंक ये दोनों ग्राफ में क्या अंतर है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और आज का लेक्चर जो है आपको मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते चलो, ताकि मुझे पता चल सके भाई हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। और जिन बच्चों को बार बार मैं यही बोलूँगी, जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत हो रही है ना, मुझे आए दिन यही मैसेजेस आते रहते हैं कमेंट पे। सबसे ज़्यादा तो कमेंट पे यही मैसेज आता है कि मैम नोट्स की दिक्कत है, नोट्स की दिक्कत है। तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको मेरा जो कोर्स है पैड कोर्स मिल जाएगा, और उसे आप परचेज़ करोगे, उसमें आपको कई सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी प्लस में आपको मिल जाएंगी। तो आप खुद सोच सकते हो जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपकी तैयारी कितनी बेटर हो सकती है। और लॉकडाउन के कारण कोचिंग वगैरह का तो कोई नाम ही नहीं है, तो आप यहीं से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, और पूरे मन के साथ पढ़ाई करो, अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।